और बात करेंगे आज पहली खबर में उत्तर पूर्व की। जी हां, असम और नागालैंड के बीच एक 25 किलोमीटर के भूभाग को लेकर एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। ताजा घटनाक्रम के बाद दोनों ही राज्यों की सीमाओं के बीच वहां पर हिंसक घटनाएं हुई हैं और इस वक्त तनावग्रस्त माहौल है। लेकिन अब केंद्र के दखल के बाद दोनों ही राज्यों के जरिए एक संयुक्त साझा तंत्र बनाने की बात कही गई है और फिलहाल सेना ने वहां पर फ्लैग मार्च किया है। गोलाघाट से आज दिन भर हिंसा की खबरें आती रही। प्रदर्शनकारियों ने विवादग्रस्त नुमली मार्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 को बंद कराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच पीएमओ ने हिंसा पर रिपोर्ट मांगी और गृह मंत्रालय से तुरंत दखल करने को कहा। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग से मुलाकात की। बैठक में तय किया गया कि दोनों राज्य साझा तंत्र विकसित कर ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। A joint mechanism will be worked out where the highest level officers from both the states will meet frequently at designated places to see that such misunderstanding do not carry forward. असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की कमी का फायदा कुछ अराजक तत्व उठा रहे हैं। Some group of elements are there. They are trying to create bad blood between the two, and we are very careful. And we'll see whatever the attempt they made, they will not be successful. इधर नागालैंड सरकार ने असम के 9 लोगों की हत्या की जांच के लिए कमेटी बनाई है और 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मुख्यमंत्री जेलियांग ने कहा कि नगा राज्य में रह रहे असमियों की सुरक्षा उनका धर्म है। We have assured that all the Assamese people living in Nagaland will be protected by my government, and there will be no insecurity or no intimidation or no threat to the people of Assam. गोलाघाट में हालात को सामान्य बनाने के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। हिंसा प्रभावित लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए फौरन कदम उठाने और लोगों में विश्वास बहाल करने के उपाय किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 7 गांवों के 10,000 लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। अभी तो घर से कोई नहीं निकल सकता है, तो अभी खाना पीना भी दुबला हो गया। 4-5 दिन से हो ही रहा है ऐसा। दोनों राज्यों के बीच 25 बीघा जमीन के टुकड़े को लेकर पहले भी झड़पें हो चुकी हैं। कुछ नगा समूह इस 1962 में हुए बंटवारे को मानने से इनकार करते रहे हैं। इस बार समस्या 12 अगस्त को उस वक्त पैदा हुई जब सीआरपीएफ कैंप के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर नागालैंड की ओर से बदमाशों ने गोली चला दी। प्रदर्शनकारी 2 छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे थे। इसके बाद बढ़े तनाव में नगा उपद्रवियों ने हमला बोलकर असम के 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और करीब 100 घरों में आग लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो असल में क्या वजह है कि असम और नागालैंड के बीच 25 बीघा का ये विवाद अब तक सुलझा नहीं है और बार बार हिंसा की चिंगारी इसी मुद्दे को लेकर खड़ी होती है? समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश सिंह जी, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं। प्रकाश सिंह जी, आपका भी स्वागत है। मानस बनर्जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मानस और बेहतर समझते हैं आसाम और वहाँ के जुड़े मुद्दों को। मानस, स्वागत है आपका। और केन बालगोपाल हमारे साथ हैं, जो कि एडवोकेट जनरल हैं नागालैंड से। बालगोपाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में बालगोपाल साहब आपसे ही करना चाहूँगा, ताज़ा ये हिंसा अगर मैं कहूँ, क्या वाकई ये उसी 25 बीघे के उस ज़मीनी विवाद के रूप में बार बार सामने दिखती है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, कई बार इस इलाके में इस मुद्दे को लेकर हिंसा भड़कती रही है। चलो, शायद बालगोपाल जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन मानस, जो जिस तरह की हिंसा यहाँ पर हुई है, अगर बालाघाट उस पूरी बेल्ट को मैं कहूँ, और इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं अगर पिछले 3 वर्षों में देखें तो कई बार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। क्या वजह है कि बार बार इस डिस्प्यूटेड मामले को लेकर लगातार हिंसा की चिंगारी सामने आती है और दोनों ही राज्य इस पूरे मसले पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं?
घटना है जो 1962 में जो बंटवारा हुआ था, असम से काट के जो नागालैंड बनाया था, और भी कई स्टेट बना है, मेघालय भी बना, अरुणाचल प्रदेश बना है। तो इसमें उस टाइम में क्या हुआ, नागालैंड जो बॉर्डर जो बंटवारा होने का टाइम में जो बॉर्डर एरियाज असम का जो हुआ, उन लोगों का जो दे दिया, लेकिन बीच बीच में नागा एनएससीएन खपलांग जो है, एनएससीएन इसाक मुइभा, ये लोग डिस्टर्ब कर रहा था बीच बीच में आके, अंदर में घुस के वो बोलते ये जमीन असम नागालैंड का है। ये अभी भी 3 साल में भी बहुत बार हुआ, अंदर में घुस के बोलते ये नागालैंड का जमीन है। खाली असम का नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का भी काफ़ी जमीन वो दे आर डिमांडिंग, दिस नागा पीपल आर डिमांडिंग दिस और लैंड। तो ये डिस्प्यूट, ये अंदरूनी मामला हो गया सबका, नागालैंड के साथ अरुणाचल, नागालैंड के साथ असम, ही चल रहा झमेला। तो अभी क्या हुआ, कुछ 4-5 दिन पहले ये एक क्या बोलते हैं, आतंकी बोलिए जो भी बोलेंगे आप, दे मिसक्रिएंट्स एक्चुअली, दे एंटर्ड इनटू असम एंड गोलाघाट एरिया में जो है ना, रंगाजान एरिया में जाके मैंने अचानक गोली चलाया, AK-47 से गोली चलाया। AK-47 किसका पास हो सकता है, ये तो उग्रवादी का पास है। तो ये उग्रवादी का पास है, कौन है, एनएससीएन इज बिहाइंड दिस कर्टेन। लेकिन अभी एनएससीएन का नाम नहीं आ रहा, लेकिन पीछे इसका ही कार्रवाई है। ये एनएससीएन है, खपलांग है, न तो एनएससीएन मुइभा है, जो भी है। अभी ये 9 आदमी को मार दिया। तो जब 9 आदमी को मार दिया, 14 गांव जला दिया, 14 मैंने पूरा टोटल विलेजेस हैव बीन बर्न डाउन टोटल बाय द मिसक्रेंट्स। तो इसके बाद ये लोगों ने मास प्रोटेस्ट निकाला। असमीज जो है, दे ब्रॉट आउट ए वेरी बिग मैंने प्रोटेस्ट मार्च। इतना 10,000 आदमी आके सब जगह में जाके उसको प्रोटेस्ट कर रहा था। तरुण गोगोई गया चीफ मिनिस्टर, लेकिन उनको बात करने नहीं दिया, झमेला हुआ। उसके बाद जब उन्होंने लौट के आया, उसके बाद पुलिस नेक्स्ट डे मैंने गोली चलाया। प्रोटेस्टर्स जो है, जो प्रतिवाद कर रहा था, जो उसको प्रोटेस्ट मैंने कर रहा था, उसको ऊपर गोली चलाया। तो अभी देखिए काल तक मैंने 3 आदमी को मार दिया पुलिस, डायरेक्ट मैंने गोली चलाया। एक्चुअली कानून क्या है, ऊपर में गोली चलाने का, शून्य में गोली चलाना है, लेकिन इन्हें डायरेक्ट मार दिया। तो 3 आदमी मर गया। एक टी गार्डन एरिया है, वो नाहरकटिया में, टी गार्डन में 2 टी गार्डन वर्कर भी मर गया। इसके लिए सारा असम में अभी ऐसे कोई शहर नहीं है जिस शहर में आग नहीं लग रहा। जब ये जो डिस्प्यूटेड लैंड का मसला सेंटर के पास है, कोर्ट के पास भी मामला गया, क्यों दोनों ही राज्य की सरकारें और जनता इस पर धैर्य, मैं कहूँ संयम, पेशेंस क्यों नहीं शो कर पाती हैं? हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। वहाँ पे कि बॉर्डर एरिया में सेंट्रल फोर्स है, लेकिन सेंट्रल फोर्स रहे तक तो फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ। तो अभी जो कंट्रोल का बाहर चला गया सिचुएशन, तो मैंने नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को पता लगे, तो उन्होंने तुरंत किरेन रिजिजू, जो हमारा जो MOS है, प्रतिमंत्री है स्वराष्ट्र मंत्री का, इनको भेज दिया, आप जाओ। डोनर मिनिस्टर को भी फोन करके राजनाथ सिंह ने बोला आप भी रहो। राजनाथ सिंह जी नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को फोन किया, कल फोन करके बोला है आपको आना भाई। तरुण गोगोई को भी फोन किया, बोला आप लोग में दोनों मिल के बैठ के एक सॉल्यूशन निकाल दीजिए। हमारा वो किरेन रिजिजू भी जाएंगे। और आप कहेंगे सेंटर के हस्तक्षेप के बाद दोनों ही राज्य सरकारों की ओर से मिलकर एक स्थायी हल की बात हो सकती है। बाल गोपाल साहब, आपको आवाज अगर मिल रही हो तो मैं समझना चाहूंगा कि जो सवाल मेरा बहुत अहम इसलिए भी था, जो मैंने पूछा यहाँ पर स्थानीय पत्रकार जो है जुड़े हुए हैं, कि क्या वजह है कि इस डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर दोनों ही राज्य सरकारें किसी एक सर्वमान्य हल पर नहीं बढ़ पाई, केंद्र के दखल के बावजूद, क्योंकि मामला आज का नहीं है, 50 साल से लगातार इस मसले को इसी तरीके से हमने आगे बढ़ते या सुलगते देखा है। उस एरिया में जो झगड़ा हुआ है उसको असम नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि असम नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट जो है आज मीडिएटर्स के सामने है सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व से। ये एक छोटी खेतीबाड़ी जगह पे लोकल कुछ डिस्प्यूट हुआ है और उसकी असलियत मालूम करने के लिए नागालैंड गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमिटी बनाया है जो अभी 2 हफ्ते के अंदर डिटेल रिपोर्ट्स देंगे। आज कई अखबारों में इसके बारे में कई टाइप की व्यूज़ होते हैं, लेकिन असलियत सारा बाहर आ जाएंगे जब ये फाइनल रिपोर्ट हमारा सामने आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अंडरग्राउंड इन्वॉल्व है या ये है वो है जैसे अखबार में आ जाते हैं। फैक्ट ये है, एक छोटे खेतीबाड़ी के डिस्प्यूट है, लैंड ज़्यादा जो है डिस्प्यूटेड एरिया बेल्ट के नागा के हैं। जो बाहर से जो भी आए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी 10 दिन के अंदर सारा रिपोर्ट आएंगे।
लेकिन उस बालगोपाल रिपोर्ट साहब आने के पहले जी। हम ये नहीं कह सकते क्या असली भी हुआ है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राज्य और सरकार ने जैसे जांच border कमेटी बनाई dispute है, है, वो जांच कमेटी इस निष्कर्ष पर रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा जी। कि असल वजह क्या है, मुद्दा क्या है इस बात का। लेकिन अब तक जो तमाम खबरें मिली हैं, चाहे वो असम की ओर से हो या फिर दोनों ही राज्यों में जो पत्रकार रहे हैं, मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि मसला कहीं ना कहीं उसी विवाद से जुड़ा हुआ है। मैं मुकेश जी आपसे समझना चाहूं, क्योंकि आपने भी इन राज्यों को खासा देखा है, पास से नजदीक से देखा है, क्या जिस तरीके की हिंसा है, क्या एक नॉर्मल तौर पर कोई ये विवाद आपको नजर आता है या फिर आमतौर पर जो रिपोर्टिंग हो रही है उसी से जुड़ा दिखता है कि एक बड़ा भूमि विवाद जो कि 63 के बाद से लगातार कायम रहा है और उसी की परिणति हम देख रहे हैं, उसके विवाद के न हल हो पाने के चलते ये बार बार इस तरह की घटनाएं सामने होती हैं। इसे बालाजी को मैं क्वेश्चन करूँ? क्या हुआ यार? मुकेश जी आपको आवाज मिल रही है? शायद मुकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रकाश सिंह जी, आप वहां पर रहे भी हैं, मैं जो पॉइंट ये कहा जा रहा है कि जो दलील आज दी गई असम की ओर से कि राज्य सरकारों का कोई कंट्रोल क्योंकि उस एरिया में नहीं है जो डिस्प्यूटेड लैंड है, और ऐसे में जिम्मेदारी केंद्र के पास आकर उन्होंने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी बनती है। आपके नजरिए से वाकई क्या वहां पर यथास्थिति इस वक्त है, वर्तमान पोजीशनिंग किस तरीके की है और किस तरीके से जो दोनों पक्ष हैं ये इस पूरे के पूरे मैं कहूं घटना को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों नजर आते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बड़े अफसोस की बात है कि ये विवाद 1963 से चला आ रहा है। 1963 में नागालैंड स्टेट का गठन हुआ था और उस समय सीमाएं तो निर्धारित की गई थी, परंतु कुछ एरिया था जिसके बारे में कुछ ग्रे एरिया था और शायद उसके बारे में स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं थी। अब उसी को डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं और उसी डिस्प्यूटेड एरिया में को लेकर कई बार हिंसा की घटनाएं विगत वर्षों में भी हो चुकी हैं और मतलब हर बार कोशिश की जाती है कि ये डिस्प्यूट सुलझा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा गया कि इसमें मध्यस्थता की जाए, मीडिएशन किया जाए, परंतु अभी तक कोई फाइनल सोल्यूशन निकला नहीं है। ये विवाद तो देखिए बहुत बड़ा नहीं है और जैसा अभी किसी ने कहा कि दो पार्टीज के बीच में जमीन का झगड़ा था। एक लोथा परिवार था और एक इधर से असम का आदिवासी परिवार था, उसके बीच में झगड़ा था। पर वो झगड़ा होता है, छोटी बातें फिर बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं, जैसा कि आपने सांप्रदायिक मामलों में देखा है। यहाँ भी असम और नागालैंड के बीच में बड़ी मतलब फीलिंग्स बहुत हार्ड हैं और छोटा झगड़ा जो था वो बड़ा रूप ले लिया और उसमें हालांकि एक आपके विद्वान वक्ता ने कहा कि इसमें कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, पर जाहिर है कि NSCN IM के लोग उधर से आए, नागा ग्रुप था उसके समर्थन में, और उन्होंने ही जो पहले दिन जो असम के लोग मारे गए वो उनके जो उनके पास अच्छे हथियार हैं, स्वचालित हथियार हैं, उसका उन्होंने प्रयोग किया, जिसकी वजह से 12 असमिया मारे गए। तो ये असल में देखा जाए तो क्या मणिपुर से विवाद हो तो क्या असम से विवाद हो तो NSCN IM जो है वो बीच में पड़ के विवाद को कॉम्प्लिकेट कर देता है, उसको विषम बना देता है और एक जो सिंपल समस्या होती है वो और विकट हो जाती है जी। तो NSCN IM का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और सरकार को अभी तक कम से कम UPA सरकार को मैंने देखा बहुत संकोच था NSCN IM को पर नकेल कसने। NSCN IM पे नकेल कसने की जरूरत है। ये संगठन उतना ही उद्दंड होता जा रहा है, जैसे एक तरफ कश्मीर में हुर्रियत है, इधर है उत्तर पूर्व में NSCN IM है। ये केंद्र सरकार की ढिलाई के कारण ये लोग ये इस तरह से उद्दंड होते जा रहे हैं और अगर सरकार को इसमें कोई सही कार्रवाई करना है तो मैं समझता हूँ NSCN के उन आदमियों ने जिन्होंने कि हथियारों का प्रयोग किया और असमियों को मारा, उनको जरूर जिम्मेदार बनाना चाहिए और उनको जरूर पकड़ा जाना चाहिए और कानून के हवाले उन्हें किया जाना चाहिए। बालगोपाल जी, आपने जो कहा उससे दो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं मानस, वो भी एग्री नहीं कर रहे हैं और जैसे कि प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है वो साफ तौर पर एक संगठन की ओर इशारा करता है। तो क्या ये माना जाए कि वहां पर स्थानीय सरकार का या फिर अब तक के केंद्र सरकार का नरम रुख
इस घटना को बार बार बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है? नहीं, इसमें ऐसा है जैसे बाकी लोगों ने बताया कि NSIM और बाकी लोग इसमें इनके हाथ है। ये कहना बिल्कुल गलत है जब तक हमारा रिपोर्ट सामने नहीं आते हैं। देखो, नागालैंड असम बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो शांतिपूर्वक दोनों चीफ मिनिस्टर्स, दोनों लोग मिलके मीडिएटर्स के सामने हैं 2010 तक। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि ये डिस्प्यूट। एक सेकेंड बालगोपाल जी, तो आप बोला मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो AK-47 का कैसे मिल गया? वहाँ पे AK-47 से गोली आया था, वो जो 9 आदमी को मार दिया गया वो AK-47 से गोली आया, तो ये कैसे आ गया? कौन AK-47 किसका पास है नागालैंड में? बोलिए। मैं बता रहा हूँ, क्या AK-47 अगर ऐसे रिकवर हुआ है, क्या उसका मतलब है नागालैंड के कोई अंडरग्राउंड का है? देखो, ये ऐसी ट्रांसिट बाउंड्री है जहां कई जगह से कई लोग जाता है। ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप ऐसे एलिगेशन लगाते हैं कि ये इन्होंने किया उन्होंने किया, जब तक रिपोर्ट नहीं आते ऐसा एक प्रिजम्पशन करना बहुत गलत है। और असम नागालैंड में मैं आपको ये भी बताऊं जी कि 10 साल से जो पुराना गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर रहा, उन्होंने एक दफ़े भी नागालैंड को विजिट नहीं किया है। और आज के जो NDA के सरकार है, जैसे उन्होंने सोचा कि छोटी घटनाएं चल रहे, फौरन उन्होंने दिल्ली से अपना मिनिस्टर को भेजा है, दोनों चीफ मिनिस्टर से बातचीत किया है और सब मामला शांतिपूर्वक जा रहा है। आप AK-47 लेके आप कह रहे हैं कि नागालैंड के अंडरग्राउंड का है, ये किस बेसिस पे आप कह सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। बालगोपाल जी, रिपोर्ट नहीं आते हैं, हम कह नहीं सकते ये बात। बालगोपाल जी, आपका कहना भी ठीक है, लेकिन जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनके पीछे अपने तर्क हैं। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो बेहतर है कि क्या वाकई जिस तरीके की बात बालगोपाल साहब कह रहे हैं कि इस तरह के assumption कर ले? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो असम नागालैंड के बीच ये जो समस्या पैदा हुई है, इसके जो जटिलता है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि ये जो बॉर्डर इशू की बात हम लोग कर रहे हैं, दरअसल बॉर्डर इशू जैसी कोई चीज इसमें पहले थी ही नहीं, बल्कि मामला बहुत ही मतलब देखें कि एक आदर्श स्थिति थी जिसमें एक असमिया आदमी एक नगा आदमी के खेत पर काम करने की, उसको जोतने की, उसमें फसल उगाने की बात करता है। दोनों में एक समझौता होता है और वो विवादित क्षेत्र में होता है, तो एक बहुत अच्छी बात हो रही थी। लेकिन वहीं से धीरे धीरे विवाद बढ़ना शुरू हुआ। ये कोई सीमा विवाद नहीं था, ये दो व्यक्तियों के बीच का विवाद था जिस पर सही समय पर हस्तक्षेप नहीं किया गया। और फिर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ के जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, इधर आदिवासी समुदाय जो था वो और उधर नगा के लोग, दोनों ने अपने अपने तरफ के इंसर्जेंट ग्रुप से मदद लेनी चाहिए, मदद ली और इस तरह से ये मामला बढ़ता चला गया। आप देखिए, अभी बात हो रही थी NSCN-IM ग्रुप की, इजाक मुइवाह ग्रुप की, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक तीसरा ग्रुप है, NSCN खापलांग भी नहीं है, एक तीसरा ग्रुप है जिसका नाम आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है। इजाक मुइवाह ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट की चर्चा अभी इस मामले में उठी नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ये मामला बढ़ रहा था तब किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बाद 9 आदिवासियों की हत्या हो गई, तब भी कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई, ना केंद्र की तरफ से और ना राज्य सरकार की तरफ से। अभी भी केवल आग पर पानी डालने की, छींटे डालने की बात हो रही है, एक स्थायी समाधान की कोई बात नहीं हो रही है। प्रकाश सिंह जी, जो मुकेश जी कह रहे हैं कि भाई नए ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और वाकई अहम था कि पहले जिस तरीके से दोनों ही राज्यों के जो किसान वहां पर थे एक दूसरे के खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन विवाद शुरू हुआ, उसके बाद अपने अपने सपोर्ट में उन ग्रुप्स को भी शामिल किया गया जो कि हिंसा में शामिल रहे, फिर जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरीके की रोल की उम्मीद
आपको लगता है कि केंद्र से होनी चाहिए थी? खुद नागालैंड से जो हमारे साथ मेहमान है बाल गोपाल साहब खुद कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में कोई वहां पर दौरा करने तक नहीं गया, जबकि कई घटनाएं भी सामने आई हैं। तो क्या वाकई ये माने कि इस बार जो प्रयास या जो तत्परता दिख रही है या असल मुद्दे को सुलझाने के लिए है या ऊपरी तौर पर आग की तपिश को कम करने की है? देखिए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अगर मौके पे कभी नहीं गए या नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने दौरा नहीं किया तो ठीक है, वो करना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था, लोगों से मिलना चाहिए था। असम से वो मेंबर पार्लियामेंट थे, वो दूसरी बात है, पर हमें इस समस्या पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कहना सही है, अभी जो विद्वान वक्ता ने कहा बिल्कुल सही है कि ये बात एक छोटे से इशू को लेकर बात शुरू हुई, पर ये जो इशू जो था वो विवादित क्षेत्र जो बॉर्डर एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है उसी क्षेत्र में ये विवाद हुआ है। इसलिए ये असम नागालैंड बॉर्डर बार बार ये वहीं पे ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? विगत वर्षों में भी हुआ, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी लोग मारे गए हैं और ज्यादातर यही होता है कि असम के लोग ज्यादा मार खाते हैं क्योंकि उधर से नागा विद्रोही जो हैं उनके पास ज्यादा अच्छे हथियार हैं और वो ज्यादा उग्र भी हैं। ठीक है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि NSCN-IM इन्वॉल्व है, पर कोई ना कोई इंसर्जेंट ग्रुप, और अगर NSCN-IM नहीं भी इन्वॉल्व है तो उस इंसर्जेंट ग्रुप को समर्थन प्रेरणा और मदद जरूर NSCN-IM से होगी। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर समस्या जो हो रही है वो NSCN-IM के एक उद्दंड व्यवहार से हो रही है और इसे हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो एक महाशय ने कहा कि ये रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई पता चलेगी, बिल्कुल सही बात है, रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई पता चलेगी। पर प्रथम दृष्टया कुछ बातें हम अपनी पूर्व जानकारी के आधार पर कह सकते हैं और इस समय हम वही बात कह रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी बात दावे से और ये सही ही है, पर प्रथम दृष्टया यही लगता है कि असम नागालैंड का कोई उग्रवादी संगठन इसमें इन्वॉल्व है और जिसने अपने पक्ष के लोगों का समर्थन किया। जी बाल गोपाल जी, जब कोई डिस्प्यूटेड इलाका होता है, आप भले इसे अभी नकारे हैं कि ये उस मसले से जुड़ा हुआ नहीं है, अगर इसे काल्पनिक सवाल के तौर पर भी देखें और आपकी रिपोर्ट आने के बाद इससे फिर चर्चा करेंगे एक बार, अगर कोई डिस्प्यूटेड इलाका है तो उम्मीद ये की जाती है कि उस इलाके में वहां राज्य सरकारें कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेंगी, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजरमेंट उठाएंगी और खास तौर पर कुछ ज्यादा एहतियाती कदमों की बात होती है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि इस इलाके में वो तमाम जरूरी कदम दोनों ही सरकारों की ओर से नहीं उठाए गए? इसमें ऐसा है, जब से मीडिएशन शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, ऑलरेडी ये पूरा डिस्प्यूटेड एरिया डेवलप करने का एक प्लान है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, 1997 से आज के डेट 2014 तक अंडरग्राउंड फैक्शंस और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक सक्सेसफुल सीज फायर चल रही है। ये सीज फायर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। 1946 प्री कॉन्स्टिट्यूशन टाइम से आज के डेट तक नागा पीस टॉक्स चल रहे हैं भारत सरकार और अंडरग्राउंड फैक्शंस में, वो भी काफी सक्सेसफुल है और शायद इस सरकार जो प्रेजेंट NDA गवर्नमेंट है उसमें भी कुछ आएगा। ये जो लिमिटेड एरिया जो आपने कहा है उसमें दोनों सरकार मिलके वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा और रीइंफोर्स करें और एश्योरेंस दे पब्लिक को कि ये दोबारा घटना ऐसा नहीं होगा। इसीलिए वो दोनों चीफ मिनिस्टर आज मिलके उन्होंने ये जॉइंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम के साथ ये निर्णय लिया है। इसलिए मेरा पूरा उम्मीद है कि ऐसा घटना नहीं होगा। लेकिन जब घटना होता है एकदम इस फैक्शन ने किया, उस फैक्शन ने किया, AK-47 मिला, ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा हम प्रेस और टेलीविज़न में जब ये मैसेज जाते हैं वहाँ का शांति जो चल रहा है उसको इफेक्ट हो जाता है। नहीं बाल गोपाल साहब, ये बिल्कुल सही है कि इस तरह की बातों को ज्यादा मैं कहूँ प्रचारित करने से इसके खतरे भी हैं और जो शांति बहाली के कदम हैं उनको जरूर कई बार धक्का लगता है, लेकिन हम हकीकत से मुंह भी नहीं मोड़ सकते हैं। और मानस, क्या ये कहा जाए कि 3 ग्रुप, मैं कहूँ कि दोनों ही राज्य सरकारें और केंद्र के जो वहां पर अर्धसैनिक हैं उनके क्योंकि हवाले है वो पूरा जो डिस्प्यूटेड लैंड का इलाका कहा जाता है,
ऐसे में मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं कि क्या ये माना जाए कि इस इलाके को लेकर जब से सीजफायर हुआ या फिर जब से तीनों पक्षों के बीच शांति की वार्ताएं शुरू हुई है, ज्यादा कुछ ढीलापन रहा है, इसीलिए कुछ उपद्रवी तत्व नहीं चाहते कि इस मामले का कोई हल निकले और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? हाँ, हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि देखिए वहाँ पे टोटल हमारा नॉर्थ ईस्ट में 26 उग्रवादी गुट है, 26 ग्रुप है। तो 26 में मुकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ मानस। 26 से 6-7 ऑलरेडी सीज फायर एग्रीमेंट में आ गया, गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो गया, कोई एकदम मेन स्ट्रीम में आ गया, बाकी तो नहीं आया ना। और जो नहीं आया वो चाहते हैं कि ये जो शांति जो आ रहा है इसको थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए वो बीच बीच में वो लोग ट्रबल करता है। जैसे NSCN मूवी है उसका जो चल रहा था ऑलरेडी, उसका पिच तक बहुत दूर आगे बढ़ गया, बहुत प्रोग्रेस कर लिया, लेकिन खापलांग का साथ बीच बीच में झगड़ा हुआ, खापलांग और एक ग्रुप निकल गया, वो अभी नहीं किया, उसमें और भी है, मणिपुर में काफ़ी ग्रुप है, नागालैंड में भी एक आदिवासी का क्या एक नया ग्रुप आ गया। तो ये लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश तो जरूर कर रहा होगा। तो कोई क्या का कौन ग्रुप किया कौन नहीं, लेकिन उग्रवादी का हो सकता है दे में डिस्टर्ब क्रिएट डिस्टर्बेंस टू डिस्टर्ब करने के लिए, जो पीस टॉक्स हो रहा है इसको बर्बाद करने के लिए। ये तो एक चीज़ है। और सेकेंडली एक चीज़ है कि वहाँ पे जो अब जो हुआ तो बीच बीच में नागालैंड का साथ डिस्टर्ब इसके साथ संघर्ष हो रहा है, असम का साथ, अरुणाचल प्रदेश का साथ बीच बीच में बहुत बार हुआ। ऐसे भी हुआ जब वोटर लिस्ट लेके भी गड़बड़ हो गया, जबरदस्ती वोटिंग इधर से भी हो रहा उधर से भी हो रहा, ये चीज़ भी हुआ, बहुत बार हुआ। वो लोग घुस गया, ये बोलता हमारा लैंड है, वो बोलता नागालैंड बोलता हमारा लैंड है। ये डिस्प्यूट बहुत दिन का, अरुणाचल का बहुत डिमांड किया वो लोगों ने। कई इलाकों में आप कह रहे हैं कि अरुणाचल के साथ भी है। मुकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं बंधुओं कि इस पूरी समस्या को थोड़ा दो नज़रिए से देखना चाहिए। पहला तो ये है कि ये जो बॉर्डर का इशू है, जो असम से राज्य टूटकर अलग अलग बने हैं, चाहे वो मेघालय हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे नागालैंड हो, इनके साथ लगातार विवाद होता रहा है और यहाँ तक कि सीमा पर फायरिंग होती रही है, लोग मरे हैं। तो एक तो बॉर्डर इश्यूज को अलग से देखना चाहिए। दूसरी बात जो इंसर्जेंसी ग्रुप की है, जैसे NSCN की बात हो रही है, अब ग्रेटर नागालैंड के लिए वो अभियान चला रहा है नागालिम का, वहाँ मणिपुर में भी उसकी उग्रवादी गतिविधियाँ चलती हैं, इधर असम में भी अभी कार्बी आंगलांग में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था और उसमें भी कार्बी नगाओं की आपसी टकराहट सामने आई थी। तो इस दो इशूज़ को, जिसमें कुछ उग्रवादी संगठन इन्वॉल्व हैं और जिसमें नहीं है, जिसमें केवल सीमा विवाद है जो सालों से लटका हुआ है, इस सीमा विवाद को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ही ठीक किया जा सकता है। ये राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है। यहाँ पर केंद्र सरकार को गंभीरता दिखानी पड़ेगी, एक चीज। और दूसरा, जो नागालैंड से जुड़ा हुआ 25 किलोमीटर की पट्टी है, वहाँ पर अतिरिक्त सावधानी चौकसी बरतना चाहिए और उसे सुलझाने की यथाशीघ्र कोशिश होनी चाहिए। बालगोपाल साहब एक आखिरी कमेंट आपका चलते चलते, जो दो बातें कही जा रही हैं कि इस बार प्रयास हो रहा है, केंद्र ने दखल दिया है, तमाम जो उत्तर पूर्व के राज्य उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो रहा है। क्या ये माना जाए कि इस पूरे विवाद के बीच जो तमाम सीमावर्ती विवाद हैं नागालैंड के अलग अलग राज्यों के साथ, उस पर आप लोग आगे बढ़ेंगे स्थायी हल की ओर? और जो बार बार एक सवाल कहा जा रहा है एहतियाती कदम को लेकर, राज्य सरकार थोड़ा सा ज्यादा एहतियाती कदमों के साथ वहां पर गंभीर दिखे और कोशिश होता कि बार बार जो आरोप नागालैंड या फिर वहां के अलग अलग मूवमेंट्स पर लगते हैं, संगठनों पर लगते हैं, कम से कम उससे आपकी सरकार बची रहे। इसमें ऐसा है कि अगर आप नागालैंड आसाम डिस्प्यूट स्टडी करें, नागालैंड का जो अभी एरिया है उससे ज़्यादा एरिया असम में चल चुका है, इसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। इसीलिए आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 50 साल हो गए नागालैंड स्टेट एस्टेब्लिश करके, और लोकल कमीशन ने ये फाइंडिंग दिया है कि नागालैंड का बाउंड्री अब तक ड्रॉ नहीं किया है। एक नोटिफिकेशन था 1925 का जिसके नीचे लिखा था हमें कोई वेरिफिकेशन नहीं किया है, इसलिए सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है। इस सिचुएशन को हल करने के लिए जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर और जस्टिस काटजू के बेंच ने ये बताया कि लोकल कमीशन से अच्छा दोनों स्टेट्स मिलके मीडिएशन करें, थोड़ा गिव एंड टेक पॉलिसी ले ले, जिससे हम ये हल कर सकते हैं।
और ये दोनों मीडिएटर्स मिलके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और दोनों सरकार इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि जज ने एक दफ़े कहा था कि समझो ये बाउंड्री डिस्प्यूट हल हो जाए और ये अगर असम के खिलाफ हो जाए तो वहाँ एजिटेशन होगा और अगर नागालैंड के खिलाफ हो जाए वहाँ एजिटेशन होगा। इसलिए ये बाकी डिस्प्यूट से अलग निकाल के हम मीडिएशन पे चले जिसमें दोनों साइड एग्री करें। बिल्कुल नहीं, बागोबा साहब ये बिल्कुल सच है, एग्रीकल्चर लैंड का लेकिन इतिहास की रेखाओं को अगर पकड़ कर आगे बढ़ेंगे तो शायद विवाद का हल ढूंढना मुश्किल होगा। भविष्य के लिहाज से नई रेखाओं के जरिए सभी पक्षों को सहमति के एक बिंदु पर पहुंचना होगा ताकि शांति बहाली रहे उन तमाम प्रदेशों में जो आपके आसपास के सीमाओं से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर अपने विचार रखने के लिए। और यह थी हमारी आज की पहली खबर।